वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह। और जैसा कि आपको पता है हम एनसीईआरटी का सीरीज कर रहे हैं जिसमें 6th क्लास का ये लास्ट चैप्टर आज मैं शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं आज क्या शुरू कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं आज शुरू कर रही हूँ 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये क्या है, 6th ग्रेड की जो एनसीईआरटी है किस सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी। ठीक है, ये उसका लास्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, आवर कंट्री इंडिया, हमारा प्यारा भारत, हमारा देश भारत। ठीक है, तो ये चैप्टर है। उससे पहले पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे देख लीजिए। एनसीईआरटी की इससे अच्छी सीरीज आपको नहीं मिलेगी जहां हर कंसेप्ट को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, शेयर करिए इसका लिंक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। एक पूरी क्लास की एनसीईआरटी का ये लास्ट चैप्टर आप मेरे साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। आपकी मेरी स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है, आप और हम सब जानते हैं इसके बारे में क्या है। ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा है, मैप ऑफ इंडिया है। और ये कौन सा मैप है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मैप वो होता है जिसमें बाउंड्रीज, बॉर्डर्स दिखाई देते हैं। हमारा देश में बहुत सारे राज्य और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सबकी बाउंड्री जिस मैप पर, जिस मानचित्र पर आपको दिखाई देती है वो कहलाता है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल मैप जिसको भी इसमें पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो याद रखिए राजनीतिक मैप या पॉलिटिकल मैप जिसमें बॉर्डर्स होते हैं। भारत कहीं नहीं, दुनिया की किसी भी देश का जिसमें आपको उस देश के अलग अलग राज्यों की सीमाएं दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं राजनीतिक मैप। और ये है आपका फिजिकल मैप जिसे भौगोलिक मैप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी जो भौगोलिक चीजें हैं वो सब दिखती हैं। जैसे इसमें आपको जो नीले रंग की धारियां दिख रही हैं, सब भारत में बहने वाली विभिन्न नदियां हैं। जो हरे इलाके दिख रहे हैं सारे मैदानी या प्लेन्स के इलाके हैं। जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है ये सारा पहाड़ का इलाका है। तो इस तरीके से जो भौगोलिक मैप होते हैं, जो फिजिकल मैप होते हैं, उसमें सीमाएं नहीं दिख रही। ठीक है, देखेंगे आप तो इसमें सीमाएं किस किस चीज की दिख रही है। इसमें जो सीमाएं हैं वो पानी की भी दिख रही है, पहाड़ों की दिख रही है, प्लेन्स की दिख रही है। ठीक है, तो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप पे ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। चलिए इन मैप पर हम वापस से आएंगे, पहले हम शुरू कर लेते हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज ही ये सब कुछ सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये बहुत हद तक फैक्चुअल है, यानी इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, तथ्यात्मक ये चैप्टर है जहां उन तथ्यों को आपको याद करना होगा। उसका तरीका सबसे बेस्ट हमेशा बोलती हूँ, अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए, एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, खूब बार लिखिए, फैक्ट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के विस्तार की, कि भारत का विस्तार यानी उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है। लद्दाख से लेकर के अगर मैं कन्याकुमारी की बात करूं तो लगभग यहां से यहां तक 3200 किलोमीटर, यानी अगर आप गाड़ी लेकर यहां से लद्दाख से निकलते हैं तो आप सीधे कन्याकुमारी तक अगर जाते हैं तो आपको 3200 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। तो अगर कोई पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण भारत का कितना व्यापकता कितनी है, कितना फैलाव है, तो आपको बताना है कि लद्दाख से शुरू होकर कन्याकुमारी तक मात्र 3200 किलोमीटर भारत का फैलाव है। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, या फिर मैं अगर यहाँ कच्छ बोलूं, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई ट्रेवल करता है तो 2900 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लूं कि भारत का विस्तार किधर ज्यादा है या भारत का एक्सटेंट किधर ज्यादा है, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, तो आप आसानी से बता देंगे कि नॉर्थ से साउथ ज्यादा है क्योंकि 3200 किलोमीटर है। और अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की बात करेंगे, तो 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। And these both points you have to remember, you have to keep them in your mind। बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, भूलने वाली बात ये है ही नहीं। ठीक है, चलिए चीन के बाद दुनिया का दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये तो एनसीईआरटी का फैक्ट है, लेकिन जो लेटेस्ट
सर्वे आया था उसके हिसाब से इंडिया, हमारा प्यारा भारत, आबादी के मामले में दुनिया का पहला सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। तो कुछ फैक्ट्स एनसीईआरटी में थोड़े पुराने भी हो जाते हैं, तो उनको हमें समय समय पर अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए 3200 2900 बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ये भारत के लगभग आधे हिस्से से निकलती है। कितने से निकलती है? लगभग आधे हिस्से से ही निकलती है। और अगर मैं अक्षांश और देशांतरों की बात करूं तो ये दो चीजें भी आपको करनी है। तो एक सेकेंड हम यहाँ देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है वो लगभग यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये देखिए फिजिकल मैप पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये जा रही है कौन सी? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वापस आएंगे इस पर। अभी हमें क्या कर लेना है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी जो देशांतर है वो दूरी कितनी है, या फिर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यानी कि अक्षांश, वो दूरी कितनी है वो भी हम सीख लेते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, ये जो जीरो यहाँ दिख रहा है ये डिग्री है। ठीक है, टाइपिंग में ऐसे हो गया है। तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से गुजरती है। अगर मैं उत्तर कह रही हूँ तो ये भारत का उत्तर नहीं है, ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात हो रही है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में है। आप सबको शायद याद होगा पुराना चैप्टर, नहीं तो रिवाइज जरूर करते रहिए अगर भूल रहे हैं, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये है इक्वेटर जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये धरती को दो बराबर भागों में बांटता है। जो ऊपर का हिस्सा है उसे नॉर्थ हेमिस्फेयर या फिर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे के एरिया को साउथ हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, चलिए तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भारत, हमारा प्यारा भारत कहाँ है? कर्क रेखा, ये ठीक है। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब उत्तरी गोलार्ध, और ये ही हमारे प्यारे भारत को दो भागों में बांटती है। तो यानी जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री उत्तर में है। और उत्तर जब मैं बोल रही हूँ तो भारत का उत्तर नहीं, ये धरती का उत्तरी गोलार्ध है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो अगर हम भारत का विस्तार देखेंगे तो ये आपकी 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर की लाइन है, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है। तो हमारा भारत इसके ईस्ट में यानी इसके पूरब में है। और अगर इक्वेटर की हेल्प से देखूं तो ये हमारा नॉर्थ में। तो हमारे भारत की अगर हम बात करेंगे तो हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर देशांतर की बात करूं तो 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में या फिर पूरब में है। ये चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूं, यानी देशांतर की बात करूं, लॉन्गिट्यूड की बात करूं, लैटिट्यूड की बात करूं, अक्षांश की बात करूं, तो भारत का दक्षिण से उत्तर तक या उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। तो ये कितना है? 8 डिग्री। यानी साउथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। अब देखिएगा कि आप कहेंगे ऊपर से नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो अगर मैं इसकी बात करूंगी, ये तो कर्क रेखा है, तो जो इक्वेटर है वो यहाँ कहीं होगा, यानी भूमध्य रेखा यहाँ कहीं होगा। तो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा ना। तो अगर 8 डिग्री 4 मिनट की बात कर रही हूँ तो वो हम इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा से ही तो लेंगे। तो यानी जो भारत का निचला पॉइंट है, ठीक है, भारत का जो सबसे निचला पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है, कन्याकुमारी में। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो यहाँ पे इंदिरा कोल करके जो जगह है वो 36 डिग्री 7 मिनट पर है। तो ये क्या है? ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतर का एक्सटेंड है भारत का। ठीक है, तो ये देखिए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच फैली हुई है। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से भी बता दूंगी।
ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको भारत को ऐसे मानूं कि ये भारत का सबसे नीचे साउथ का हिस्सा है, ये नॉर्थ का हिस्सा है, तो ये साउथ का हिस्सा कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। तो यानी यहाँ कहीं भूमध्य रेखा या इक्वेटर होगा। तो अगर कोई ये पूछ लेता है कि क्या भारत भूमध्य रेखा या इक्वेटर से मिलता हुआ है, तो नहीं, भारत 8 डिग्री 4 मिनट दूर है भूमध्य रेखा से। यही कारण है क्योंकि हम भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास आते जा रहे हैं, तो साउथ इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती जाती है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले, ठीक है, उत्तरी भारत के मुकाबले दक्षिणी भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है। और ये यहाँ से लेकर कहाँ तक, नॉर्थ जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, ये दोनों ही नॉर्थ है, ठीक है, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। और ये नॉर्थ क्यों है, क्योंकि ये हम भारत जो है वो धरती के उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये बात हो रही है मुख्य भूमि की यानी कन्याकुमारी की। अगर हम बात करेंगे नीचे तक, अगर हम अपने द्वीप को भी ले लेते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो और भी नीचे, भी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अब अगर मैं पूरब से पश्चिम की बात करूं, ठीक है, तो हम पहले पश्चिम से पूरब करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री लाइन यहाँ है, तो यहाँ से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो यानी जो छोटा होगा वो इधर होगा, फिर बड़ा होता चला जाएगा। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि भारत जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अगर देशांतर की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये भारत का विस्तार है। ये 4 अंक 4 नंबर आपके दिलो दिमाग में छप जाने चाहिए। कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर ईस्ट से वेस्ट की मैं बात करूंगी तो वो शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये 4 नंबर अच्छे से पहचान लीजिए, याद कर लीजिए। किलोमीटर में डिस्टेंस की बात करूंगी तो मुझे पूरा विश्वास है, भूले नहीं है। नॉर्थ से साउथ 3200 किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट 2900 किलोमीटर है। राउंड फिगर है, एग्जैक्ट फिगर अलग है, मैंने नहीं बताया है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये भी ठीक रहेगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये भारत का फैलाव है देशांतर और अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, ठीक है। चलिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, तो लगभग भारत को आधे हिस्से में बांट रही है ना। चलिए अब सूरज पश्चिम गुजरात की तुलना में पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको पता है, अगर मैं भारत का नक्शा आपको दिखा देती हूँ तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। यहाँ की बात करूं, क्योंकि हम मेनलैंड की बात कर रहे हैं यानी मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अब इधर की बात करूं, मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में आपका ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर बात करूंगी तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये दोनों ईस्ट है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, समस्या यहाँ तक, ठीक है। और अगर इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये 2900 किलोमीटर है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये लगभग आपका 3200 किलोमीटर है। इतनी चीज हमने करी थी। बीच में से कर्क रेखा यानी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। अब देखिएगा सूरज यहाँ और यहाँ की अगर तुलना की जाए तो यहाँ सूरज 2 घंटे पहले निकलता है, 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। और अगर मैं अरुणाचल शब्द की व्याख्या करूं, अरुणाचल शब्द की संधि विच्छेद करूं, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है अरुण प्लस आंचल, यानी अरुण जिसे हम सूर्य भी कहते हैं, तो सूर्य का आंचल, क्योंकि सूर्योदय सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, इसीलिए नाम उसका अरुणाचल है। और अरुणाचल प्रदेश और
आपका गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है। यानी अगर सुबह 4 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में 6 बजे सूर्योदय होता है लगभग। ठीक है, मिनट और सेकंड्स को मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, लेकिन लगभग 2 घंटे का समय का डिफरेंस है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका आंसर विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सूरज यानी पश्चिम यानी गुजरात की तुलना में पूरब यानी अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे पहले होता है। 82 डिग्री 3 मिनट ईस्ट देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय स्थानीय मानक समय माना गया है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप देखते होंगे जब भी टाइम आपको गवर्नमेंट की किसी चीजों में लिखा होता है तो बाद में IST लिखा रहता है, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब खुद से सोचिए, यहाँ पर सूरज 2 घंटे पहले उग गया, ठीक है, यहाँ यानी दिन जल्दी हो गया, यहाँ पे 2 घंटे के बाद उग रहा है, तो यानी यहाँ 2 घंटे बाद दिन निकलेगा। अब ऐसे कैसे, तो बहुत सारे कंसेप्ट भी इसमें होते हैं, डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट आ जाता है, बताऊंगी उसको भी बाद में, अभी अपने पॉइंट पे रहते नहीं तो मुद्दे से भटक जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक देशांतर लाइन, ठीक है, जो लगभग यहाँ से मिर्जापुर से होकर निकलती है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस पे बना हुआ नहीं है, 82 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ ईस्ट, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से जो लाइन निकल रही है ये लगभग भारत के मध्य से निकल रही है। अब देखेंगे आप लगभग यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस लगभग बराबर है, तो ये लाइन कहाँ पर है, तो ये भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास मिर्जापुर है। क्या जगह है, मिर्जापुर, ये वहां से निकलती है। तो इस देशांतर पर 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट में जो देशांतर है, यहाँ का जो समय होता है उसे भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जिसको आप पढ़ते हैं IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर हिंदी में लिखूंगी तो इसको भारतीय मानक समय। ठीक है, भारत का मानक समय IST कौन सा है, जो देशांतर भारत के 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है, यानी जो ये देशांतर ये वो है, क्योंकि अगर आप इसकी एक्सटेंट मानेंगे तो मैंने आपको क्या बताया 68 डिग्री 7 मिनट से 97, तो यानी 82 जो है लगभग इसके बीच में आ रहा होगा। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 68 से 98 ऐसे मान लेते हैं, 78 98 तो लगभग 80 डिग्री के आसपास का। तो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट जो है ये वो देशांतर है जो भारत को देशांतर के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटता है। जैसे कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है लगभग, ऐसे ही 82 डिग्री 5 मिनट जो देशांतर है ये भारत को 2 हिस्सों में बांट देता है। तो वहां पर जो समय होता है उस समय को भारत का मानक समय माना गया है। इससे क्या होगा, अब देखिए, अगर यहाँ तो सुबह के 4 बज रहे हैं और यहाँ रात के 2 ही बज रहे हैं अभी, है ना। अगर सूर्योदय के हिसाब से देखें, आप समय कैसे निकालते हैं किसी जगह का, आप दोपहर के 12 बजे से निकालते हैं, यानी जब सूर्य आपके ठीक सिर पर होता है, आपकी परछाई नहीं बन रही होती, तो उसको मान लेते हैं कि 12 बज रहे हैं। लोकल घड़ी जो होती है वहां के हिसाब से सेट हो जाती है। अब सोचिए अरुणाचल प्रदेश में तो 12 बज गए, सूर्य सिर पर आ गया, और वहां का जो है बोले जी हमारे यहाँ तो 12 बज गए। अभी गुजरात में हाँ तो सुबह के 10 ही बजे थे, सूर्य सिर पर आए नहीं, फिर कैसे होगा। अगर गुजरात वाले अपना टाइम घड़ी सेट कर ले, अरुणाचल वाले अपने करते तो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अब चलो ठीक है, लोकल के हिसाब से बहुत अच्छा है भाई, उनके ऑफिस उसी हिसाब से खुलेंगे बंद होंगे। जल्दी दिन निकल रहा है तो वो जल्दी खोलेंगे जल्दी बंद करेंगे, इधर से देर से निकल रहा है देर से खोलेंगे देर से बंद करेंगे। लेकिन मुसीबत कब आती है, जब आपको ट्रेन चलानी है, जब आपको फ्लाइट चलानी है। अब यहाँ से तो ट्रेन आपने भेजी थी सुबह के 4 बजे, लेकिन वहां तो सुबह के 6 बज रहे थे, कैसे कैसे करेंगे, कैसे घड़ियों को इतना मिलाएंगे। वो बेचारा ड्राइवर तो यही करता रहेगा, इधर से इस शहर से दूसरे में जाती, जैसी टाइम बदला वो चेंज कर। तो इस सब से बचने के लिए क्या करते हैं, एक मानक समय निर्धारित कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम।
हर कंट्री में होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में है, हर कंट्री में ऐसा होता है। कुछ अगर देशों को छोड़ दो, जैसे रशिया है, वहाँ 13 टाइम जोन है, तो वो कुछ जगह है स्पेसिफिक, उनको अगर छोड़ देते हैं तो ज्यादातर देश क्या करते हैं, एक मानक समय या एक स्टैंडर्ड टाइम अपना डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा मानक समय रहेगा, हमारे देश की जो भी गतिविधियां होंगी इसी मानक समय के अनुरूप होंगी। तो ये क्या हो गया, ये लगभग बीच का समय हो गया, यानी अरुणाचल प्रदेश से 1 घंटे पीछे है तो गुजरात से 1 घंटे आगे है, तो इसको हम मानक टाइम मान लेते हैं। बस इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज के पास है, वहां से ये रेखा गुजरती है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि भारत की जो मानक रेखा है IST की जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, उसका डिग्री कितना है, तो वो आपको याद रखना है 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा दिए हैं। कोई दिक्कत, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे दोबारा मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मध्यांतर रेखा या देशांतर को भारत का मानक मध्यान्ह रेखा भी कहा जाता है, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भारत की जो टाइम है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या फिर उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और ये क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या फिर 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। छोटे छोटे फैक्ट्स मैंने कहा था, ये क्वेश्चन फैक्चुअल बहुत है, पर फैक्ट्स देखिए दिमाग को ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना। कोई भी चीज आप बार बार सुनते हैं, देखिए मैं पहले भी कई बार आपको बोला है कि आप जितनी बार किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है उन चीजों को याद रखने के लिए। तो ऐसा ही है, फैक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। आप दिमाग को ट्रेनिंग करिए, बार बार लिखिए, बार बार याद करिए, सवाल ही नहीं है कि आप फैक्ट्स याद ना कर पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लगभग 29 डिग्री के महान देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के 2 चरम बिंदुओं में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में व्यापक अंतर हो सकता है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, बड़ी है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी देशांतर विस्तार जो है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भारत का बहुत बड़ा है। इसकी वजह से क्या होता है कि 2 समूहों के स्थानीय जो समय है उनमें अंतर हो सकता है, मैंने बता दिया है आपको। तो इन 2 बिंदुओं के बीच करीब 2 घंटे का अंतर होगा। जैसे कि आपने पहले सीखा है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का बदलाव होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था कि जब हम जो 0 डिग्री मानते हैं जिसको हम, ठीक है, इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम टाइमलाइन भी मानते हैं। तो यहाँ से अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो हर 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं तो हर 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट माइनस हो जाते हैं। तो ये वाली चीजें आपने सब समझी थी। तो अब जब पूरब से पश्चिम फैला होगा कोई देश, तो एक मानक समय नहीं हो सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 7 और 6 समय क्षेत्र हैं। तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 7 टाइम जोन्स हैं, और अगर कनाडा की बात करें तो यहाँ पे 6 समय जोन है, 6 टाइम जोन है। बहुत बड़ा विस्तार है इनका। भारत तो फिर भी चलिए ठीक है, हम एक मध्यांतर रेखा ले सकते हैं, लेकिन इन देशों में पॉसिबल नहीं है, है ना। इसीलिए वहाँ 6 और 7 अमेरिका में और 6 कनाडा में टाइम जोन्स है। ठीक है, तो यूएसए में कितने हैं, 7 हैं। कनाडा की बात करूं तो यहाँ पर 6 है, क्या है, टाइम जोन्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था कि 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री देशांतर चलने पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो आपको यहाँ पे जब मैं बता रही हूँ तो आपको पता होगा कि 82 एंड हाफ डिग्री चलने के लिए कितना, 82 इंटू 4 प्लस 4 गुणा 2, है ना, यही तो होगा। 328 प्लस 2 330 हो जाते हैं। तो यानी भारत का समय, आप समझ रहे होंगे ना मैंने क्या किया है, मुझे बताने की जरूरत है। तो देखिए, भारत 0 डिग्री जो समय की रेखा है, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन, ये क्या होता है, भारत उससे 82 डिग्री हाफ मिनट आगे है, ईस्ट में है। तो ईस्ट में जा रहे हैं तो हर 1 डिग्री का 4 मिनट ऐड हो जाता है। पुरानी क्लास में मैंने पढ़ाया था, 82 डिग्री चलेंगे तो 82 गुणा 4 कर देंगे। अब आधा डिग्री है तो 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो आधा डिग्री में 2 मिनट होंगे, मतलब साधारण सी मैथ्स है।
इसको 82 को 4 से गुणा करते हैं तो 328 आता है, उसमें 2 ऐड करते हैं 330 आता है। अब 330 क्या है, मिनट है, इसे घंटे में बदलना है तो 60 से गुणा कर दीजिए, 60 से सॉरी डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो आंसर आपका 5.5 आता है। यानी भारत ग्रीनविच मेरिडियन के हिसाब से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं, छोटा सा रिवीजन मैंने यहाँ पर आपको कराया था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी हैं? ऐसे 7 देश हैं जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। ठीक है, लैंड बाउंड्रीज की अगर बात करेंगे तो 7 कंट्रीज है। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर व्हिच शेयर देयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया? देन यू हैव टू रिमेंबर 7 कंट्रीज। कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, और सीमा भी कौन सी, भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 7 ऐसे देश हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब आप कहेंगे मैंने 4 को बोला किया और 3 के नीचे लाइन खींची, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये भारत के हिस्से रहे थे। खैर अब नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये भारत के 7 वो पड़ोसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेशों से भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारा पड़ोसी द्वीप देश कौन सा, आइलैंड नेबर कौन सा है? तो श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे द्वीप हैं, जो ऐसे देश हैं जो हमारे साथ हमारे आइलैंड नेबर है, यानी द्वीपीय ये हमारे पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से पार्क जल डमरू मध्य के माध्यम से अलग होता है। तो पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो देखिए ये है भारत का नक्शा जिसमें भारत के पड़ोसी भी दिख रहे हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। एक सेकेंड मैं कलर ले लेती हूँ जी। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं पड़ोसियों की बात करूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बहुत थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है और ये वो इलाका है जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और हमारे 2 मैंने आपको जैसे बताया था कि आइलैंड नेबर्स भी हैं। तो एक तो इधर श्रीलंका और इधर आपको मालदीव दिख जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक इस क्लास को हम रखते हैं। हमने अभी तक भारत के पूरे एक्सटेंट को पढ़ दिया है, विस्तार को पढ़ दिया है, साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भारत से संबंधित सीख लिए हैं, भारत के नेबर्स को हमने सीख लिया है। अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ इसके अगले एपिसोड में। हम इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी लेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी कि मैं अगली एनसीईआरटी कौन सी करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए इतना ही था आज की क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।